नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वैकेंसी में। ये वैकेंसी देखिए उत्तराखंड की है ना? जैसे एसएससी होती है, आप सभी को पता ही होगा। मैं 1 मिनट रेड पेन ले लूँ और उसके बारे में सब कुछ आपको बताना शुरू कर दूँगा ना। तो ये यूकेएसएसएससी 3 बार ऐसे। तो ये तो उत्तराखंडी हो गया, ठीक है? पहला वाला हो गया सबऑर्डिनेट सिलेक्शन और सर्विस सिलेक्शन, है ना? सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है? फुल फॉर्म है, कोई बात नहीं। तो भैया ये एसएससी की भर्ती है। टोटल देखिए है कौन सी पोस्ट है ना, ये इंस्ट्रक्टर की एक पोस्ट है ना? इंस्ट्रक्टर की एक पोस्ट है, एक नहीं है तो टोटल 370। अब देखो, आप इस पीडीएफ को पढ़ने जाओ उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बहुत क्लियर कर दूं कि ये ना 53 पन्नों की पीडीएफ है। यहाँ नजर डालो आप, ये देखो, यहाँ पे देखो 53। समझ रहे हो? हुआ कुछ नहीं, इतना लंबा ये इसलिए हो गया है क्योंकि क्या है, इन्होंने एक एक पोस्ट की इतनी डिटेल दे दी कि मैं अब आपको क्या बताऊं। तो अब वो जरूरी भी है, देखिए पीडीएफ को देना पड़ेगा, क्या करेंगे आप, ठीक है ना? अच्छा, कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर और अपना जो ईमेल आईडी है वो सब कुछ आपको सही डालना है ना, क्योंकि आपसे ये उसी थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। रोल नंबर कब क्या कैसे आएगा वो मैं आपको सब बता दूंगा। आप मुझसे जुड़े हो, यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जब ये आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शॉर्ट्स में बता दूंगा, शॉर्ट्स चेक करते रहा करो, है ना? वहाँ पे मैं बताता रहा, छोटी छोटी जानकारी शॉर्ट्स में देता हूँ, बाकी सारी बड़ी बड़ी जानकारी तो यहाँ मिल जाएगी। तो इसका रोल नंबर वगैरह कब या पेपर कब होगा, अभी हालांकि इसमें तो कुछ उन्होंने बताया नहीं है, बस उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे दी। आप दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो जरा, लिखित परीक्षा जो है वो जून की, ये कह रहे हैं जून 2024 की, है ना? 16 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया है। 25 फरवरी से ऑनलाइन इस आवेदन को आप भर सक रहे हैं और 16 मार्च तक आप इसे भर सकते हैं। 16 मार्च 2024, तो उससे पहले पहले आप इसे भर दें, लेट ना करें। 300 टोटल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है ये, है ना? इंस्ट्रक्टर को हिंदी में अनुदेशक कह रहे हैं, है ना? कहते ही है वहाँ पर, है ना? तो अनुदेशक है ये। कहाँ पर पोस्टिंग होगी इनकी? देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत कौन सा? राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, है ना? राजकीय तो स्टेट, औद्योगिक मतलब समझ जाओ इंडस्ट्रियल, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना? तो स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वहां पर आपको ये इंस्ट्रक्टर के तौर पर भेजेंगे। तो इंस्ट्रक्टर की ये भर्ती है, पूरी स्थायी नौकरी है, कोई टेम्परेरी नहीं है ना? और 21 मिनिमम एज जो है, जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 मांगी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 42 मांगी गई है। नो डाउट कि जो उत्तराखंड के रहवासी हैं, अभी मैं बता दूं एक बात कि कई लोग तो पहले ये सोचेंगे सर तो उत्तराखंड की वैकेंसी तो हम इसे भर सकते कि नहीं। देखिए इन्होंने पहली बात तो ये क्लियर कर दिया है यूकेएसएससी ने कि इसको भरने के लिए ना जो है मतलब 3 पॉइंट में से एक चीज होनी चाहिए। अब देखिए उसका ये मतलब है, 3 पॉइंट कैसे हैं वो? देखिए पहले तो उन्होंने कहा कि या तो आप मूल निवासी हो जाओ उत्तराखंड के, तो आप इसे भर सकते हो। दूसरा उन्होंने कह दिया कि मान लो भाई हो सकता है कि भाई मूल निवासी, यानी दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, हो सकता है वो 10वीं 12वीं वहाँ पर पढ़े लेकिन बाद में कहीं और जाकर के पढ़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन भी रखी कि भाई ठीक है, चलिए अगर आपके पास ये मूल निवासी वाला नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपने 10वीं 12वीं उत्तराखंड के विद्यालयों से पढ़ी हुई है, उत्तराखंड के विद्यालय से अगर आपने पढ़े, स्कूल से वहां से पढ़ा, तो भी आप इसे भर सकते हैं, ठीक है? ऐसे लोग जो केंद्र सरकार की नौकरी में है और उनकी नौकरी उत्तराखंड में ही है, और ये बात पक्की है कि वो उत्तराखंड से और कहीं नहीं जाने वाले हैं, केंद्र सरकार ने उनको भेजा है, वो है किसी और स्टेट के, डोमिसाइल किसी और स्टेट का है उनके पास, लेकिन उनकी नौकरी वहां लग गई है और वो वहीं रहने वाले हैं केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार किसी भी उपक्रम में, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ भी हो, लेकिन अब वहां से उनकी नौकरी इधर उधर नहीं जाने वाली है, तो उनके बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना? और ये मत भूलिए कि इन्होंने अभी अभी, आपको मालूम होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया था, ये वही है ना? तो उसमें मालूम है ना आपको, दो पत्नी दो पति ये सब नहीं, उसमें साफ साफ है भैया, वो तो लॉ ही ऐसा एक है। तो उसमें साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते, है ना? मैरिड स्थिति मतलब जिनकी शादी होगी उनकी बात हो रही है, जिनकी 2 शादियां हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते इसको, ठीक है? क्योंकि उनका ये कहना है भाई यूसीसी में, यानी कि क्या कहना चाहिए इसको, समान नागरिक संहिता, ये जो नियम है, इसमें ये बात साफ साफ लिखी है कि भैया जीवित पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती है, ऐसे ही जीवित पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती है। तलाक देने के दोनों अधिकारी होंगे, ये उन्होंने साफ साफ बता दिया है ना? तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। लिविंग रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर, है ना? भ्रूण में अगर कोई बच्चा है, शादी आपकी हुई हो ना हुई हो, उसका संपत्ति पर पूरा का पूरा अधिकार है, ये सब यूसीसी में लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये चीजें जो है ये कल्याण, समाज कल्याण के लिए ही लाई गई थी, तो ये उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया। तो भैया उसको देख लेना आपको। एक ही तरीका है, मान लो किसी की अगर 2 शादी हुई है तो उसको राज्यपाल जी से मिलना पड़ेगा, वही एक द्वार है।
उसमें एक चीज लिखी नोटिफिकेशन में कि अगर आप राज्यपाल जी से ये परमिशन लेकर के आ जाते हैं और राज्यपाल जी ये घोषणा कर देते हैं कि ये जो दो शादी वाला मामला है ये सुधार योग्य है, इसमें सुधार हो सकता है ना, कि भाई कुछ सुलह हो सकती है, कि भाई दो शादी तो नहीं रहेगी, ये बात तो कंफर्म है। राज्यपाल जी जो है इस नियम के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर ये बात सुनिश्चित करवानी पड़ेगी आपको, राज्यपाल जी को, कि क्या मामला है, सुलझ जाएगा कि कैसा है, जो भी, तो ये हो सकता है। तो ये उनके लिए था, ठीक है ना। तो देखिए, अब इतनी सारी बातें आपने सुनी तो अब आप समझ गए होंगे कि जो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि कई लोग उत्तराखंड में ही रहे लेकिन उनके बच्चे अब बाहर पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब केंद्र सरकार की में या डिफेंस में या अर्धशास्त्रीय बल में या अर्धशस्त्र बल में या किसी में हो गए हैं, तो अब वो बेचारे बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो वो उत्तराखंड की नौकरी भर सकते हैं, नहीं भर सकते, वो भर सकते हैं, है ना, वो भर सकते हैं। अगर उत्तराखंड के थे और वो बाहर चले गए, उनके बच्चे शुरू से कहीं और पढ़ रहे हैं, तो वो लोग इसे भर सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो राज्य के कार्य की वजह से कहीं और रह रहे हैं, है ना, राज्य के किसी उपक्रम या कार्य की वजह से रह रहे हैं, तो वो लोग भी इसे भर सकते हैं। तो ये होगी सारी कहानी। तो आप देख रहे हो मोटा मोटा तो ये कि उत्तराखंड का आपको होना होगा, है ना, किसी न किसी वे में। इतनी सारी जो मैंने बातें कही हैं, तो आप इसे भर सकते हैं। अब उत्तराखंड में ही जो SC ST है उनको वो और OBC वाले, इनको 5 साल की छूट मिल रही है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजनों को जो है 10 साल की छूट मिल रही है। तो वो छूट दे रहे हैं, लेकिन अपने ही वहाँ के लोगों को छूट दे रहे हैं, बाहर वाले इसे शायद नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। तो बस ठीक है, मैंने मुख्य जानकारी इसलिए शुरू में दे दी, क्या है कि मैं नहीं चाहता किसी का टाइम वेस्ट हो। मैं यही तो टाइम के तो अपन सब मैं तो टाइम के लिए आपको चिल्लाता रहता हूँ, चिल्लाता क्या रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, मेरे तो टाइम ही है भैया, तो मैं आपका टाइम कैसे खा सकता हूँ, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इंस्ट्रक्टर के लिए। देखिए, अगर आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा है या ITI है, आप अप्लाई कर सकते हो। फर्क क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ। देखो, डिग्री है ना तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, डिप्लोमा है तो इसको मैं लिख देता हूँ, एक्सपीरियंस बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और ITI अगर आपके पास है तो 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। बस यही पूरी चीजें, कहानी है, रियल बेसिक है। 53 पन्नों का मैंने सच में पढ़ा, आप यकीन नहीं मानोगे, 1 घंटे मैंने पूरे 53 पन्ने पढ़ के खत्म कर दिए। तो मैंने जो कॉमन पॉइंट पाए मैंने वो आपको बता दिया अभी के भी, है ना। इसी बात के लिए तो चैनल खोला है अपन ने, है ना, कि बड़े बड़े पन्नों को छोटे शॉर्ट में खत्म कर दिया जाए। तो हमने इसी तरह का ध्यान रखना, समझ गए ना। डिग्री, डिप्लोमा और ITI, कुछ भी आपके पास होगा इनमें से, आपने कुछ तो किया ही होगा। ITI तो 3 साल का एक्सपीरियंस मान्य होगा, डिप्लोमा है तो 2 साल का, और डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज पता है आपको। फीस फीस वगैरह, पेपर वगैरह कैसा होगा, देखिए पेपर का इन्होंने ऐसे कहा है कि भैया जो पेपर है वो ऑफलाइन भी हो सकता है और ये जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। ऑफलाइन हुआ तो बनी बात है, OMR शीट का इस्तेमाल होगा आपका, है ना, OMR शीट आप इस्तेमाल करेंगे। और ऑनलाइन हुआ तो फिर क्या ही कहना। अच्छा, ऑफलाइन OMR शीट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो 3 प्रतियां लगा के देंगे, 3 कॉपीज उसमें लगी होगी, है ना, 3 कॉपीज में लगी रहेगी। उसमें से 2 कॉपी आपको वही एग्जाम सेंटर पे दे देनी है, 1 कॉपी जो है वो आपको अपने साथ ले जाने को मिल जाएगी, ठीक है ना, ये ऐसी बात। अब देखिए आगे, तो ये वेबसाइट है 370 की, ये पद हो गए 16 मार्च। ऑनलाइन भी आवेदन हो सकता, आवेदन तो ऑनलाइन ही होना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं है। कोई भी चीज आपको उनको भेजनी नहीं है, ठीक है ना। पूरी तरीके से कैसा है, ये ऑनलाइन है फॉर्म, तो आपको 16 मार्च तक इसे ऑनलाइन अप्लाई कर देना है ना। सारी जानकारी आपको ये मोबाइल, फोन नंबर, SMS, ईमेल के माध्यम से ही देने वाले हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब आ जाइए, देखिए मैं एक चीज आपको समझा रहा हूँ, अब बाकी अपनी समझ। अब जैसे देखो, ये इंस्ट्रक्टर है इलेक्ट्रिकल वाले, विद्युत कार लिखा है ना, विद्युत कार, ये इलेक्ट्रिकल वाले। अब देखो, इसमें ना आपको 2 टेबल दिखेगी, एक बार समझ जाओ, क्योंकि बाकी को जो लोग अलग अलग है वो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखना, ध्यान से देखना। तो जैसे मान लीजिए कि आप अनुदेशक इलेक्ट्रिकल के लिए, ऐसी फिटर के लिए है, ऐसी बहुत सारे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब के लिए भैया कुछ ना कुछ तो, है ना। अब देखो, तो ये टेबल में नहीं मतलब ये टेबल अपन नहीं देखेंगे, जैसे SC के लिए तो आप सामने देख सकते हो मेरे भाइयों, सामने देख सकते हो किसके लिए कितनी पोस्ट है, ठीक है। आपको अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना है। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ देख लीजिए। DFF का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी वाले, है ना, स्वतंत्र। और ये ऑर्फेनेज मतलब हो गया जो अनाथ है उनके लिए, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। दिव्यांगजनों के लिए आप देख सकते हो 1 पोस्ट है ना। और ये कैटेगरी वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं टोटल, है ना। PBD, HH, है ना, हार्ड हियरिंग, LC, एसिड अटैक विक्टिम, और इस तरह से बहुत सारे। तो देखो, ये जो पहला टेबल है ना, ये बता रहा है कि ये है डिग्री और डिप्लोमा की वैकेंसी। डिग्री या डिप्लोमा होल्डर वाले इसी टेबल से अपनी वैकेंसी ढूंढे। ITI वाले ये रहे, ITI वाले ये रहे, ये ITI की टेबल है। तो याद रखना, जब भी 2 टेबल मिलेगी आपको ऐसी लाइन से,
है ना। देखो क्या पद का नाम बदला, अभी विद्युत कार्य लिखा है ना, देखो इस टेबल के ऊपर कहीं विद्युत कुछ लिखा है नहीं, क्योंकि ये विद्युत कार्य की दोनों ही टेबल है। बस ऊपर वाली टेबल डिग्री डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए है और ये नीचे वाली टेबल आईटीआई होल्डर वालों के लिए है। समझ गए, ऐसे ही समझना है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऊपर पद का नाम है, ठीक है, और पद की संख्या देखो, डिग्री डिप्लोमा धारकों के लिए यहाँ पर 28 की पद है और आईटीआई वालों के लिए देखो यहाँ पे 47 की पद है। तो मैं आपको पढ़ना सिखा दे रहा हूँ, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। अब देखो बाकी आयु सीमा तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। पूरी तरीके से ये स्थायी नौकरी है, सैलरी हर जगह आपको यही देखने को मिलेगी लेवल 7 की, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ गए। अब देखो आईटीआई में भी आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ स्वतंत्र सेनानी के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 है ना, अनाथ बच्चों के लिए एससी में 1 आ रही है और ये 2 आ रही है यहाँ से, तो ये सब आप देख लेंगे, क्लियर है कहानी। अब आते हैं, देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है, और जानते हैं ये उसी टेबल, अब ये शैक्षणिक अर्हता हो गई वो दो टेबल की। देखो शुरू पहली वाली ये जो लाइन लिखी ना इतनी हिंदी की लिस्ट में, ये वाली है डिग्री। देखो इसीलिए हिंदी पढ़ना आना चाहिए, अपनी भाषा नहीं आती अपन इंग्लिश के पीछे भागते रहते हैं। इतनी खतरनाक, ये प्राप्त मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यवसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव सीखो। अभी किसी को मैं बोल दूं ना कि तथा और अथवा में ना आधी हमारी जो जनसंख्या है ना पगला जाती है कि तथा मतलब एंड है कि अथवा मतलब एंड है, इनमें से और कौन है। तथा मतलब क्या होता है भैया, तथा मतलब एंड होता है, अथवा मतलब क्या होता है, ये और होता है। अब देखो इंग्लिश में अपन कितने अच्छे से समझ ले रहे हैं, हिंदी में अपने को कष्ट हो रहा है, जबकि ये हमारी मातृभाषा है। इसी को कहते हैं अपमान करना हिंदी का, समझे। जब आपको हिंदी समझने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता पड़ जाए ना, आप समझ जाइए कि आप अपनी भाषा में नहीं है, आप अंग्रेज हैं पूरी तरीके से, है ना। मजा तो तब आता है जब आप हिंदी को हिंदी के ही लहजे में समझा देते, तो इसलिए हिंदी सीखिए साहब, सिर्फ इसलिए सीख लीजिए, है ना, कि आपने देश की है, आपने देश की है, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है, इसी में पैदा हुए हैं अपन, इसीलिए आनी चाहिए। अब देखो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अब ये सब मत परेशान हो, क्या लिखा है, AICTE, या तो भैया UGC, ठीक है ना। इन्हीं से अपने जो कॉलेजेस होते हैं वो मान्यता प्राप्त होते हैं, ये हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए बिल्कुल याद रख लो। और यहाँ देखो, तो पहला वाला डिग्री के लिए है, ये दूसरा वाला जो ये अथवा लिखा ना ये और हो गया, फिर ये हो गया डिग्री वाला, और नीचे आपको मिलेगा आईटीआई वाला। तो आपको मालूम है ना, डिग्री डिप्लोमा के लिए पहला वाला टेबल, आईटीआई के लिए दूसरा वाला टेबल। और ये ना जब एक ही टेबल होगा ना जिसमें डिग्री डिप्लोमा लिखा होगा, देखना ये नीचे आईटीआई वाला कॉलम आएगा ही नहीं, सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा में ही खत्म हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा एक जगह ऐसा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो आप कैसे पढ़ना, देखो तो ये मत यूजीसी और एआईसीटी समझ गया ना, तो पहली लाइन तो आपके समझ में आ गई, इसको हटा दो अब यहाँ से। अब देखो मान्यता प्राप्त क्या करना, इंजीनियरिंग कॉलेज से या विश्वविद्यालय से आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री प्राप्त की है, तो बीई बीटेक आपने कुछ ही प्राप्त किया हो बस ये, और 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। तो मैंने कहा था ना डिग्री में 1 साल का अनुभव चाहिए। नीचे आप सेम चीज पढ़ोगे, एआईसीटी के द्वारा या कहीं से भी आपने इलेक्ट्रिकल 3 वर्ष का अगर डिप्लोमा किया है, कि बेटे डिग्री तो इंजीनियरिंग की 4 साल की होती है, डिप्लोमा आप देखोगे 3 साल का होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 साल का डिग्री है इसलिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा। यहाँ पर आपके कम हो गया ना, 3 साल का हो गया आपका डिप्लोमा, तो फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ा दिया है, फिर 2 साल का मांग लिया। और आईटीआई तो भैया आप देखो 3 वर्ष का डिप्लोमा, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग दिया, समझ गए। तो इस हिसाब से ही काम होता है। तो आप वही काम है, देखो वही उसी ट्रेड से, कैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अगर आपने किया हुआ तो आप इसे भर लेंगे, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ही इंजीनियरिंग डिप्लोमा और आईटीआई तभी आप इसे भर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो फिटर, अगला क्या है फिटर। अब देखो डिग्री डिप्लोमा वाले कितने 40, अब तुम समझ जाओगे पूरी बात, है ना। और देखो दूसरा टेबल भी दिया है, ये हो गए आईटीआई वालों के लिए कितनी 30। शैक्षणिक अर्हता देखो सब बाकी सब तो वही का वही सेम है, स्थायी नौकरी सब कुछ। अब ये देखो जरा सब कुछ वही, AICTE यूजीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री बी बीटेक किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले फिटर के लिए मैकेनिकल चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव। सेम वही डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए तथा 2 वर्ष का अनुभव। और आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई के लिए 3 वर्ष का अनुभव, फिटर के ट्रेड के साथ अगर आपने आईटीआई किया है 3 वर्ष का अनुभव है, आप इसे भर लेंगे, ठीक है ना। अभी मार्क्स, अब ये देखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डिग्री डिप्लोमा के लिए 22 हो गई, और आईटीआई वालों के लिए 18 हो गई, दोनों टेबल अपन देख सकते हैं, है ना। यहाँ पहुंचेंगे तो मालूम चला कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले ये लोग इसे भर सकते हैं, 1 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो वही ईटी एंड ईसी में, या फिर आपने आईटीआई करी हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, है ना, तो आप इसे भर सकते हो। और वेल्डर आ जाओ तो वेल्डर देख लो यहाँ पे, अब देखो जरा डिग्री डिप्लोमा के लिए कितनी पोस्ट है, 19 हो गई, है ना, ऐसे चलते जाओ आप।
ये दूसरी टेबल भी मौजूद है, 9 पोस्ट है इनके लिए। आप यहाँ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करी हो, मेटलर्जी ऐसे और मैकाट्रॉनिक से करी है अगर आपने डिग्री, और 1 वर्ष का आपको अपने क्षेत्र में अनुभव भी है तो आप भर लेंगे। डिप्लोमा है तो 3 वर्ष का डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव है अगर आपको, है ना, वही अपने मैकेनिकल एंड अलाइड में, तो आप इसे भर सकते हैं। और अगर आपने वेल्डर में, भाई वेल्डर की जॉब है ना, ITI किया है, 3 साल का अनुभव है, तो आप भर सकते हैं इसको। वही मैं समझा रहा था आपको। अब ये देखो, ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब नौकरी दिलाने वाली स्किल, इसके लिए यहाँ पर 24 है। और देखो दूसरा टेबल नहीं है। अब अगर दूसरा टेबल नहीं है मतलब वो ITI वाले टेबल नहीं है, डिग्री डिप्लोमा वाला यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो देखो आप देखोगे यहाँ पर अच्छा, ये डिग्री डिप्लोमा यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, छोड़ो जाने दो। तो देखो ये पढ़ लो, इंटरमीडिएट मतलब 12वीं हो गई, है ना, या उसके समकक्ष। अब आपने MBA किया हो, या ये देखो बैचलर ऑफ या BBA किया हो, या कोई डिग्री ले ली हो, है ना, 2 वर्ष का डिप्लोमा भी चल जाएगा। बस ये जरूरी है कि आपने अंग्रेजी पढ़ी हो अपने, है ना, 12वीं में संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, 12वीं कक्षा में बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा स्तर जो भी देख ले सब अप्लाई कर सकते हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं इसको, है ना। सोशल स्टडीज अनुदेशक इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत अगर आपने लघु अवधि का TOT कोर्स, ये जिन्होंने किया वो समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया उनको समझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब नहीं किया तो अब कुछ नहीं होगा ना। अब ये कला गणित है, वही 18 पोस्ट है, फिर से वही सब चीज़ें फिर से आ जाएंगी। तो भैया यहाँ पर साफ साफ लिखा है कोई भी डिग्री चल जाएगी, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कहीं का भी, ठीक है। और हमारे एजुकेशन महानिदेशालय से वही डिप्लोमा वाला, कोई भी डिप्लोमा कोई भी डिग्री वाला इसे अप्लाई कर सकता है, इसका मतलब है। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कोई भी IT वाला इसे अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉयबिलिटी ना कोई स्किल नहीं चाहिए वैसी वाली खास। अब आ जाओ यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल। अब इस सिविल इंजीनियरिंग, अभी देखो सिविल वाला आ जाएगा यहाँ पर, नहीं समझे, देखो सिविल इंजीनियरिंग मान ली, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांग लिया, है ना, ड्राफ्ट्समैन में आपने ITI किया तो इसे भर सकते हो। तो इस तरह से आप इसे पूरा का पूरा भर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ पोस्ट के नाम बताते चले आऊँगा, बाकी आपको देख लेना आपने उसमें किया है कि नहीं। जैसे फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एक ये है, इसमें भी दोनों जगह खाली है ना। ये मैं PDF दे दूंगा। मशीनिस्ट के लिए भी है ना, मशीनिस्ट के लिए हो गया। स्विंग टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, है ना, ये एक पोस्ट है। आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, ये देखो ये सब चाहिए होता है, नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए इन्हीं सब सब्जेक्ट में। और ITI आपने अगर किया है तो अच्छी बात है। ये देखो इतने सारे भैया संबंधित, है ना। वही चीज़ है, परेशान मत हुई जो मैंने आपको बताया। कॉस्मेटोलॉजी हो गई, वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स अगर आपने किया हुआ है ना। अब उसमें डिग्री भी होती है, डिप्लोमा भी होता है, सब होता है भाई, और ITI भी ली जाती है, आपको पता है। फिर आता है स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी। तो भैया अब आपको हिंदी में अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में आपको अनुभव है ना, या डिप्लोमा है 2 वर्ष का आपके पास कहीं कहीं कुछ अलग है ही नहीं। टर्नर हो गया, मैकेनिकल के लिए हो जाएगा ये पूरा का पूरा। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांग ली, मैकेनिकल से अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा और ITI है, अगर टर्नर से है ITI तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। पर यहाँ टर्नर के लिए शायद नहीं है ना, एक ही टेबल है ना टर्नर। हाँ तो एक ही, तो ये डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, ITI वालों के लिए नहीं खुली है टर्नर में। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन है, 2 टेबल होंगे तो हाँ दोनों के लिए है ये तो डिग्री डिप्लोमा और ITI देखो सब देखने को मिलेगा, समझ गए। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक हो गया आपका, है ना, ये हो गया। चलो अब इसको बढ़ाते चले आओ। फिर आप आ जाओगे कहाँ, प्लम्बर में। तो प्लम्बर में एक ही टेबल है, ITI के लिए नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है ना। मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग हो गई, 2 टेबल है, मतलब दोनों भर सकते हैं इसको। ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सबसे भरा हो। ऑटो मैकेनिक बॉडी पार्ट्स, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, एक ये भी 2 टेबल है, मतलब इसको भी भर सकते हैं भैया। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से डील करेगा, ये देखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मांग ही लिया, ठीक है। पेंटर जनरल हो गया, है ना। कारपेंटर हो गया, एक ही टेबल है। ड्रेस मेकिंग हो गई, है ना। सर्वेयर हो गया, सर्वेयर में जो है एक ही पोस्ट दिख रही है, मतलब एक ही टेबल नजर आ रही है मुझे। और क्या हो गया, बस ये खत्म भैया, बहुत सारी चीजें थी। अब देखो लिखित परीक्षा कैसी क्या होनी है उसको समझ लो आप थोड़ा सा। लिखित परीक्षा ने साफ साफ बोला है, लिखित परीक्षा जो है वो 100 नंबर की होगी आपकी, है ना। जिसमें मैं बता दूं पहला पार्ट जो आपका आएगा वो 70 नंबर का होगा, दूसरा पार्ट जो आपका आएगा वो 30 नंबर का होगा। ये जो दूसरा पार्ट है इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाएंगे, GK के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। और क्या क्या आ जाएंगे, और जो भी आएंगे मैं बता दूंगा अभी। और ये तो आपके ट्रेड से संबंधित है भैया, ये रहा, तो ये इस तरह से है। तो अब देखिए, ये तो हो गया 100 मार्क्स, लेकिन इसका प्रतिशत कितना है, 90% है इसका प्रतिशत। तो सर बाकी का 10% किस पे डिपेंड कर रहा है, 10% बेटा इन्होंने कुछ और चीजों पे छोड़ दिया। मैं बताता हूँ, जैसे देखिए 5 अंक, देखो 10% बचा था ना, 5 अंक तो इन्होंने
इस बात के लिए दिए हैं कि भैया अगर मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो उसको पूरे 5 अंक, राष्ट्रीय खिलाड़ी है 4 अंक, राज्य स्तर का खिलाड़ी है 3 अंक, विश्वविद्यालय कॉलेज का है तो 2 अंक, एनसीसी सर्टिफिकेट बी सी में से कुछ भी है तो 20 के लिए 2 और सी के लिए 3 मिल जाएंगे। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा कर चुका है तो भैया 2 अंक मिल जाएंगे। समझ गए? तो ये तो 5 अंक हुए सर, 5 अंक, बाकी और 5 बचा है, 5% वो कहाँ से आएगा? वो उनके लिए है जिन्होंने भैया किसी औद्योगिक राज्य के ये जो राज्य है उत्तराखंड, वहाँ के जो ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल किसी कंपनी में आपने अगर ट्रेनिंग दी है ना, अगर आपने 1 साल की ट्रेनिंग दी है और 1 साल में 240 दिन आप गए हो ट्रेनिंग देने के लिए, तब आपको 0.5 मिलेंगे। अब ऐसी 2 साल की है तो 0.5 और जोड़ लो, तो ऐसे जोड़ते 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 टोटल 5 अंक मिल जाएंगे आपको, है ना। तो अभी जिन्होंने ट्रेनिंग दी उनके लिए तो आपका ये सरदर्द है नहीं, आप तो भर सक रहे हो ना, क्या दिक्कत है? अब देखो एक्सपीरियंस तो मांगा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अब मैं बता दी, देखो तो मैंने कहा ना 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। जो लिखित वाली उसकी बात कर ले, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है, वो भी बताया नहीं इन लोगों ने, जब बताएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। और वास्तुनिष्ठ जो ट्रेड है वो देखो 70 नंबर का आ जाएगा आपको, और सामान्य ज्ञान 10 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का। अच्छा, सामान्य हिंदी है 10 नंबर की, वही मैं बोल रहा था, वही मैं बोल रहा था। क्वालिफाइंग भी बताया हुआ है इन्होंने। क्वालिफाइंग ऐसा कि जैसे मान लीजिए जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं और इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले हैं, इनको 45% अंक लाने पड़ेंगे रिटर्न, है ना। 45 नंबर लाने पर, 100 नंबर का पेपर है ना, 45 नंबर आपको चाहिए इस कैटेगरी को, और ST ST को 35% नंबर लाने पड़ेंगे। OMR शीट मिलेगी, ये सब तो मैंने आपको बता दिया पूरी तरीके से। नेगेटिव मार्किंग है भैया, है ना, 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए गलत आंसर मत टिक करना, बाकी सब कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा है, मैंने अकेले पढ़ दी। पूरी मेरिट लिस्ट आपको समझ में आ गई, छूट वगैरह सबको पता है आपको। हाँ, ये है वो कॉलम जो आवेदन हेतु पात्रता, ये सब लिखा हुआ है देखो। अभ्यर्थी को मूल निवासी स्थायी प्रमाण पत्र का धारक हो, है ना, किसी भाई एक तो हाँ, इनके जो सेवा आयोजन जो कार्यालय है उसमें आपका पंजीकरण हुआ रहना चाहिए। कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, मूल प्रमाण पत्र है तो पंजीकरण की जरूरत नहीं है, पंजीकरण है तो मूल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दोनों नहीं है तो आपने 10वीं 12वीं यहाँ से करी हो, भले आप कहीं रहे और रह रहे हो, ये देखो लिखा है ना 10वीं 12वीं यूके से की हो। ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए, सोचो जरा, इतनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली है, पर ऐसा कि हिंदी पढ़ना मुझे पसंद है। दोनों पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तभी तो आपको बताता हूँ भाई, इतनी सारी चीज़ें, नहीं समझे। आ जाओ फीस की बात कर लेते हैं। देखो फीस ऐसी है भैया, जो अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, उनके लिए 300 है, SC ST और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 150 है, दिव्यांगजनों के लिए 15 सॉरी 150 है, और ऑर्फेन के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरी PDF हो जाती है। फिर ये बताया गया कि भाई कैसे आपको रहना है, सज्जनता से रहना है, पेपर देना है, ये बातें पूरी लिखी हुई हैं, है ना। तो उसको आपको वो नहीं देखने की जरूरत है। अब किसी को सिलेबस देखना है कि सर वो जो पार्ट बी है, चलो 70 नंबर तो सर वो ट्रेड से आएगा, पार्ट बी हमें समझा दीजिए। तो देखो 30 नंबर का मैंने आपसे कहा वो है अब यहाँ देखो, सामान्य ज्ञान मैंने आपको बताया 30 नंबर का है ना पार्ट बी, तो उसमें 10 नंबर सामान्य ज्ञान का। तो देखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये सब पता है यार तुमको, कहाँ लगे हो तुम, भारत का भूगोल रहते हो, किसको नहीं पता है भाई। और ये कंप्यूटर का देख लो जरा, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर मतलब उसकी 5 जनरेशन जो हुई ना, उसको सारा पढ़ लेना वहाँ जाते हुए। अभ्यर्थी गण विकास की दृष्टि से कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान, उसके अनुप्रयोग, इंटरनेट का पढ़ लेना, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं वो सब पढ़ लेना, ये सब आता है यार, ज़्यादा नहीं। और हिंदी में पर्यायवाची विलोम, शब्द समूह, वर्तनी शुद्धि आ जाती, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ भैया उत्तराखंडी है ना, कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो भैया अब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको जो है पढ़ के रखनी है अपने लिए, नहीं समझे। तो थोड़ा सा ऐसे कमांड रखो, और तो कुछ करना नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ना है आपको। चलिए ठीक है, तो ये तो फिर प्रमाण पत्र हैं, बाकी सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, है ना। जैसी भी लगी हो मुझे बताइएगा ज़रूर, और नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं है, आपके मन में है वो ज़्यादा अच्छी बात है। आप मुझे सुनते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, है ना। अब इसमें ज़्यादा और क्या कहूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वैसे भी, है ना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में। और ऐसी आपके अगर ये काम की नहीं तो परेशान मत होना, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने काम की डाली हुई है, उनको देख लो, है ना। झारखंड की वैकेंसी देख लो, वहाँ पे तो अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, उत्तराखंड में नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है। चलिए जय हिंद जय भारत।